जय जय बनारस का भैया का हाल चाल हो, सब चकाचक ना। तो गुरु हो जाइए शुरू, बढ़ा लीजिए अपने रेडियो और मोबाइल का वॉल्यूम, क्योंकि शुरू हो चुका है बनारस का नंबर 1 रेडियो शो गुड मॉर्निंग बनारस, आपकी वाणी आकाशवाणी पर। हमारा नाम बनारस बाबू, हम हैं बनारस बाबू। यहाँ आपके अपने रेडियो मित्र आशुतोष यानी बनारसी बाबू के साथ। दोस्तों, एक लंबे अंतराल के बाद आज आपसे मुखातिब होने का मौका मिला है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि मैं चला गया बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए श्री अमरनाथ जी की यात्रा पर। सुहावना मौसम, सुंदर दृश्य, मन को मोह लेने वाले नयनाभिराम प्रकृति की वादियां और उसके बाद दिव्य और भव्य बाबा के प्राकृतिक स्वरूप का दर्शन कर मन एकदम भाव विभोर हो उठा। ये एक ऐसा आनंद और अनुभव रहा जिसके बारे में सूरदास कहते हैं कि ज्यों गूंगे मीठे फल को रस मन अंतर ही भावे, यानी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं आप सबसे कहूंगा कि जीवन में हो सके तो सबको एक बार बाबा अमरनाथ जी की यात्रा जरूर करनी चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये एक धार्मिक स्थान है, तीर्थ स्थान है, पवित्र स्थान है, ये सब तो ये है ही, लेकिन यहाँ अपने से आने से आप यकीन मानिए अपने जीवन का फलसफा बदल जाएगा। जीवन का नजरिया, उसके उद्देश्य, उसकी जीवंतता और एक पॉजिटिविटी से भर जाएंगे आप। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की नई ऊर्जा आ जाएगी आप में। यदि शिव को जानना है, शिव के तत्व को जानना है, शिव के साथ आत्मसात होना है तो यहाँ चाहिए। कदम दर कदम शिव का नाम जप, उनका ध्यान, उनका आह्वान और तत्पश्चात उनकी कृपा की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है आपको। सचमुच एक छोटे से रुद्राक्ष के दाने से लेकर विशाल पर्वत तक, बारीक धागे से लेकर गहरी नदी तक और पाताल की गहराइयों से लेकर ऊंची ऊंची वादियों तक में जो बसता है वही तो है अमरनाथ, वही तो है विश्वनाथ। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस, आपकी वाणी आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। और आइए अब जान लेते हैं देश दुनिया और अपने शहर बनारस का हाल समाचार। श्रोताओं, आपको बता दें कि अब युवाओं को छात्रवृत्ति, कौशल विकास, प्रशिक्षण, रोजगार और स्वरोजगार से जुड़ी सभी योजनाओं की जानकारी एकीकृत युवा साथी पोर्टल पर मिलेगी। अब उन्हें योजनाओं की जानकारी के लिए सरकारी विभागों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। शुक्रवार को खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद्र यादव ने इस पोर्टल का शुभारंभ किया। युवा कल्याण निदेशालय में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ये पोर्टल युवाओं और सरकार के बीच सेतु का काम करेगा। साथ ही साथ आपको बताएं कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के सचिव जय शाह शुक्रवार को वाराणसी पहुंचे और यहां प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण की तैयारियों को परखा। शाह के साथ बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला और तकनीकी टीम भी आई है। स्टेडियम के लिए किसानों से जमीन क्रय की जा चुकी है। बताया जा रहा है कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में काशी में आयोजित G20 के संस्कृति मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आए तो स्टेडियम का शिलान्यास भी वे कर सकते हैं। स्टेडियम को लेकर महत्वपूर्ण बैठक 1 अगस्त को नोएडा में होनी है। शहीदाने करबला की याद में 9 मुहर्रम शुक्रवार की शाम को या हुसैन की सदा बुलंद करते हुए इमाम चौक पर ताजिए बैठाए गए। सभी ताजिए 10वीं मुहर्रम शनिवार को ठंडे कर दिए जाएंगे। बहुत सारे लोग 9 मुहर्रम को नफिल रोजा भी रहे। मगरिब की अजान के सदा जैसे ही सुना, लोगों ने खजूर से इफ्तार किया। श्रोताओं, आपको बता दें कि शहर में एक और पारेषण उपकेंद्र शुरू होने वाला है। अलईपुर में 132 केवी का उपकेंद्र बनकर तैयार है। उसके ट्रांसफार्मर चार्ज में लगाए जा चुके हैं। इसकी चार्जिंग 31 जुलाई तक पूरी हो जाएगी। ऐसे में उम्मीद है कि 3 दिन में इस उपकेंद्र से आपूर्ति शुरू हो जाएगी। इसके शुरू होने से अलईपुर के साथ ही कज्जाकपुरा, काशी और टाउन हॉल क्षेत्र के करीब 1.5 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। इन क्षेत्रों में ओवरलोड, लो वोल्टेज, अनावश्यक ट्रिपिंग आदि की समस्या दूर हो जाएगी। साथ ही सारनाथ के बिजली घर का भार भी कम हो जाएगा। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें कि राजस्व वसूली को लेकर रविवार को भी सभी कैश काउंटर खोले जाएंगे। ये जानकारी नगरीय विद्युत वितरण मंडल द्वितीय के अधीक्षण अभियंता ने दी है। उन्होंने बताया कि अवकाश के दिन भी रविवार की सुबह 9 से शाम 5 बजे तक सभी वितरण खंडों के कैश काउंटर खोलने का निर्देश दिया गया है।
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने स्नातक और स्नातकोत्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले की काउंसलिंग अब अगस्त के द्वितीय सप्ताह से शुरू होने की संभावना जताई है। इसके पीछे प्रवेश परीक्षा की उत्तर कुंजी वेबसाइट पर अपलोड करने में देरी होना मुख्य कारण है। अब विद्यापीठ 31 जुलाई को उत्तर कुंजी वेबसाइट पर अपलोड करने का लक्ष्य निर्धारित करके कार्य कर रहा है। वहीं दूसरी ओर उन अभ्यर्थियों को विद्यापीठ ने राहत दे दी है जो किन्हीं कारणवश आवेदन के साथ भारांक के प्रमाण पत्र अपलोड नहीं कर सके थे। ऐसे अभ्यर्थी 30 जुलाई तक अपना प्रमाण पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। तो ये थी बातें अपने शहर बनारस की। लेकिन दोस्तों, अपने शहर बनारस के हाल समाचार के बाद अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि आज है 29 जुलाई और आगामी 31 जुलाई है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि। तो ऐसे में आप भी अपना रिटर्न फटाफट फाइल करें और रिटर्न फाइल करते वक्त जिन महत्वपूर्ण बातों का आपको रखना है ख्याल, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज के विशेष मेहमान। तो आइए सुनते हैं वे क्या बता रहे हैं। गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं और बनारसी बाबू को सीए अमित कुमार गुप्ता का नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं 31 जुलाई आने वाला है, जो अनऑडिटेड इंडिविजुअल्स, एचयूएफ्स एंड फर्म्स के इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि होती है। ऐसे में अब तक जिन आयकरदाताओं ने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है, उन्हें चाहिए कि जल्द से जल्द वे अपना रिटर्न फाइल कर दें। जिन भी व्यक्तियों की आय बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर हो, उन सभी के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना अनिवार्य है। चूंकि अंतिम तिथि के बाद रिटर्न फाइल करने पर लेट फीस लगेगी, साथ ही साथ पिछले साल में अगर कोई लॉस है तो उसे भी कैरी फॉरवर्ड करने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि 31 जुलाई के पहले अब सभी अपना आयकर रिटर्न दाखिल करें। सभी करदाताओं को आयकर रिटर्न भरते वक्त कुछ आवश्यक बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। सबसे पहले तो अपनी इनकम के हिसाब से सही फॉर्म का चुनाव करें। अभी जो इनकम टैक्स रिटर्न भरा जा रहा है वह असेसमेंट ईयर 2023-24 का भरा जा रहा है, तो असेसमेंट ईयर का भी ध्यान रखें। दो तरह के टैक्स स्लैब हैं, न्यू टैक्स स्लैब, ओल्ड टैक्स स्लैब। अगर आपके पास 80C, 80D, 80G, 80U या अन्य डिडक्शंस वाले इन्वेस्टमेंट्स मौजूद हैं तो आप ओल्ड टैक्स स्लैब का यूज कर सकते हैं। और यदि आपके पास डिडक्शंस मौजूद नहीं है तो आप न्यू टैक्स स्लैब का चुनाव करें, जिससे कि आप पर आयकर का भार कम पड़ेगा। आयकर रिटर्न भरते समय आप अपना बैंक डिटेल व अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स को ध्यान से चेक कर लें, जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, पता इत्यादि। अभी तक तो सभी सैलरीड एम्प्लॉइज को फॉर्म 16 मिल ही चुका होगा। यदि किसी को फॉर्म 16 नहीं मिला है तो वह अपने एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 की डिमांड करे, और अगर फॉर्म 16 ना भी मिला हो तो अपनी सैलरी स्लिप से अपनी सैलरी का सही निर्धारण करके आयकर रिटर्न अवश्य दाखिल कर दें। सभी से आग्रह है कि वे अपना रिटर्न यदि खुद सक्षम हो तो खुद से फाइल करें, अन्यथा किसी बेहतर टैक्स प्रोफेशनल से अपना आयकर रिटर्न फाइल करवाएं। श्रोताओं, एक बात पे ध्यान देना बहुत आवश्यक है कि फर्जी तरीके से रिफंड क्लेम करने से बचें, क्योंकि इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत चौकन्ना है। और यदि आपने फर्जी डिडक्शंस क्लेम करके गलत तरीके से रिफंड लिया है या टैक्स की चोरी की है तो आपको आयकर की नोटिस आ सकती है। अंत में सभी से आग्रह है कि सही आय दिखाएं और अपने जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें, साथ ही साथ अपना आयकर रिटर्न सही समय से भर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे सीए अमित कुमार गुप्ता को। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो श्रोताओं, अब आप लेट न करें, लास्ट आवर रशेस से बचें और जल्द से जल्द अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें या कराएं। और अब आइए करते हैं बातें गुजरे हुए कल की। आपको बताते चलें कि वर्ष 1957 में आज ही 81 राष्ट्रों ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना की थी, जिसका लक्ष्य सैन्य उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा पर प्रतिबंध लगाना है।
साथ ही आज है जन्मदिन आधुनिक भारत की बुनियाद रखने वाले प्रख्यात उद्योगपति JRD टाटा का। साथ ही है पुण्यतिथि शास्त्रीय संगीतकार वसुंधरा कोमकली, प्रसिद्ध समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर और सुप्रसिद्ध हास्य अभिनेता जॉनी वॉकर का, जिन पर हम करेंगे ढेर सारी बातें 8:45 पर कार्यक्रम मधुरिमा में। और अब बातें आज कल की। आज है इंटरनेशनल टाइगर डे, जो प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। वैश्विक स्तर पर बाघों के संरक्षण और लुप्तप्राय प्रजाति को बचाने के लिए जागरूकता फैलाने हेतु इस दिवस को मनाया जाता है, जिसे पहली बार वर्ष 2010 में मनाया गया था। साथ ही आज है मुहर्रम की 10वीं तारीख, यानी आशूरे का दिन। जब भी मुहर्रम की बात होती है तो सबसे पहले जिक्र करबला का आता है। आज से लगभग 1400 साल पहले तारीख इस्लाम में करबला की जंग हुई थी, जो जुल्म के खिलाफ इंसाफ के लिए लड़ी गई थी। मुहर्रम का महीना गम का महीना है। इसी महीने में अल्लाह पाक के प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और 72 शहीदाने करबला ने अपनी जान कुर्बान कर दी, ताकि इंसानियत और मोहब्बत दुनिया में कायम रहे। और अब आइए दोस्तों चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जिसका रहता है आपको बेसब्री से इंतजार और जिसका नाम है काशी कथा। काशी कथा में इस बार हम बातें करेंगे वाराणसी के व्यापारिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र ग्वालदास साहू लेन के बारे में। काशी के श्री संपन्न व्यापारियों और व्यापारिक गतिविधियों का सुनहरा इतिहास जो मोहल्ला ग्वालदास साहू लेन का काशी में विशिष्ट स्थान रहा है। यहाँ जैन धर्म और वैष्णव धर्म को एक एक अत्यंत ही पवित्र और महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल भी हैं। मोहल्ला ग्वालदास साहू लेन के नामकरण के संदर्भ में 18वीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध सर्राफा व्यवसायी और नगर सेठ ग्वालदास साहू का इस मोहल्ले से संबद्ध होना बताया जाता है। ऐतिहासिक आंकलनों में सन 1730 में इनके परिवार का गुजरात से यहाँ आकर बसने का उल्लेख प्राप्त होता है। ये दीसावल बनिए थे और नारायण दीक्षित के परम मित्र थे। मोहल्ले में जैन धर्म के भगवान पार्श्वनाथ जी का एक अत्यंत ही सुरम्य मंदिर है। इस मंदिर का नाम श्री दिगंबर जैन पंचायती मंदिर है। सन 1942 में जब इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ तो मंदिर के प्रथम तल पर बने एक भव्य प्रकोष्ठ में जैन धर्म के सर्वश्री आदिनाथ जी, अजीतनाथ जी, शंभवनाथ जी, श्रेयांसनाथ जी प्रभृति 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां यहाँ पर प्रतिष्ठापित की गईं, जिनमें 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ जी की काले पत्थरों पर उत्कीर्ण की गई प्रतिमा को मुख्य स्थान दिया गया। मंदिर में प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ जी की अष्टधातु की प्रतिमा बनी हुई है, जो कि बेहद चित्ताकर्षक है, जहाँ पद्मावती देवी और क्षेत्रपालों के श्री विग्रह भी हैं। वृंदावन के श्री गोपाल लाल जी, जो 17वीं शताब्दी में कंगन वाली हवेली के सामने रणछोड़ जी के मंदिर में थे, उन्हें सैकड़ों वर्ष पूर्व मोहल्ला ग्वालदास साहू लेन के ही एक भवन में पधराया गया, जो गोपाल मंदिर के नाम से आज भी प्रसिद्ध है। लगभग 150 वर्षों पूर्व जब से इस मंदिर में भगवान श्री मुकुंद राय जी पधारे हैं, तब से यह मंदिर वल्लभ संप्रदाय का एक षष्ठ पीठ कहलाने लगा। इस संबंध में संक्षिप्त इतिहास ये है कि महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र श्री गोपीनाथ जी को कोई संतान न थी, जबकि छोटे पुत्र श्री विट्ठलनाथ जी को 7 पुत्र थे। इन पुत्रों को उत्तराधिकार में कोटा, कांकरोली, नाथद्वारा और गोकुल में एक एक मंदिर और एक एक देवता मिले, जिन्हें 7 पीठ या 7 गद्दी कहा गया है। छठे पुत्र श्री यदुनाथ जी को भगवान मुकुंद राय मिले थे। काफी दिनों तक ये नाथद्वारा में ही विराजते रहे। उसके बाद श्री गिरधर जी महाराज ने उन्हें काशी में ले आकर उक्त गोपाल मंदिर में पधरा दिया। तभी से वल्लभ संप्रदाय की छठी पीठ काशी में है। गिरधर महाराज के बाद श्री जीवनलाल जी और पुष्टि सेवा मार्तंड श्री मुरलीधर जी इस पीठ पर आसीन हुए और इनके बाद वर्तमान में श्री श्याम मनोहर जी महाराज इस पीठ को समलंकृत कर रहे हैं। काशी में वल्लभ संप्रदाय की ये पीठ जनता में गोपाल मंदिर के नाम से जानी जाती है और मंदिर में दोनों ही देवताओं की राजोपचार से सेवा अर्चना की जाती है। भगवान गोपाल लाल जी और मुकुंद राय जी की मूर्तियां छोटी होते हुए भी बेहद चित्ताकर्षक हैं और
मन को मोह लेने वाली हैं। तो ये था काशी कथा का आज का अंक। और अब आइए आपको चलते चलते दे देते हैं मौसम का हाल समाचार। मौसम के हाल में आपको बता दें कि आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ेगा। गरज चमक के साथ छिटपुट बूंदे भी पड़ सकती हैं। तो गुरु अब घड़ी की सुई कह रही है कि बनारसी बाबू यहाँ से चलने का वक्त हो रहा है, तो आप भी अपना ध्यान रखें। उमस बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, ऐसे में शरीर में पानी की कमी न हो, इसका ध्यान रखें। थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहें, जूस पी सकते हैं, नारियल का पानी पी सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको स्वस्थ रखने में आप मदद करेंगी। तो गुरु मस्त रहा, मस्त करा। जय जय बनारस।